पहाड़ों पर मैगी का घर और रसोई। शिवम ने आज भी अपनी मैगी के स्टॉल लगाया और मैगी बनाने लगा। तभी वहाँ पर दो लड़कियाँ आती हैं और कहती हैं, शिवम भैया जल्दी से हम दोनों को एक एक मैगी लगा दो। आपके हाथों की मैगी सच में बहुत लाजवाब होती है। हाँ हाँ बहन जी, अभी लगा देता हूँ। इतना बोलकर शिवम उन दोनों लड़कियों के लिए मैगी लगाता है और दोनों मैगी खाकर चली जाती हैं। अब शिवम काफी देर तक स्टॉल पर खड़ा रहता है, लेकिन वहाँ कोई नहीं आया। तब शिवम मन में सोचता है, इतनी देर से अकेला खड़ा हूँ, कोई मैगी खरीदने आ ही नहीं रहा। रोज बस 2-4 मैगी ही बिकती हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी मैगी का स्टॉल कैसे चलेगा? और फिर अगर मेरी मैगी का स्टॉल नहीं चला तब तो पिताजी मुझे अपने खेतों में ही काम करवाएंगे। भगवान कुछ तो कर, कोई तो राह दिखा जिससे मेरा ये काम चल जाए। शिवम खुद से ये बात बोल ही रहा था कि तभी वहाँ 4 लड़कों का ग्रुप आता है और उनमें से एक लड़का पूछता है, अरे भैया मैगी कितने रुपए प्लेट दी? भैया 20 रुपए प्लेट है, लगा दूं आपको? अरे नहीं नहीं भाई, ये तो बहुत महंगी है। अगर आपकी मैगी 5 या 10 रुपए की होती तो हम खा लेते, इससे कम में तो हम गुपचुप खा लेंगे। चलो चलो भाइयों, गुपचुप के ठेले पर चलते हैं। और उनके जाने के बाद शिवम अपने आप से कहता है, मुझे तो खुद मैगी 5 रुपए की पैकेट मिलती है, उस पर गैस जलाकर बनाना भी पड़ता है। भला इन्हें मैं कहाँ से 5 से 10 रुपए में इनको दे दूं? अगर ऐसे ही 5-10 रुपए प्लेट दूंगा तो मेरा क्या बचेगा? हाँ, बड़े आए 10 रुपए प्लेट। इतना बोलकर शिवम अब अपने मैगी स्टॉल पर खड़ा रहता। देखते ही देखते अब शाम हो जाती है और शिवम अपने घर आ जाता है। शिवम की माँ उसे देखकर कहती है, शिवम बेटा आ गया तू, चल हाथ मुंह धोकर बैठ जा, मैं खाना लगा देती हूँ। हाँ माँ, बहुत भूख लगी है, खड़े खड़े पैरों में दर्द भी बहुत हो रहा है। मेरा बच्चा पूरा दिन खड़ा रहेगा तो तेरे पैर में दर्द ही होगा ना। अब तू ज्यादा बातें मत कर, जल्दी से हाथ पैर धो ले। उसकी माँ की हमदर्दी भरी बात सुनकर शिवम के पिताजी गुस्से में कहते हैं, हाथ मुंह धोकर खाना खा लो तो ऐसे कह रही है जैसे तुम्हारा बेटा लाखों कमा कर आया है। जरा इससे पूछो तो कितने मैगी के पैकेट बेचे हैं इसने? पिताजी मैगी के पैकेट तो 3-4 ही बिके, लेकिन धीरे धीरे स्टॉल चलेगी ना। वैसे भी ये शहर तो है नहीं और गांव में। अरे नालायक, मैं तुझे यही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि गांव में मैगी के स्टॉल नहीं चलते। इससे तो अच्छा है कि तू मेरे साथ खेतों में काम कर ले, अच्छी फसल होगी तो हमारे अच्छे दिन आएंगे। अरे मैं अकेला कब तक इस घर का करूंगा? थोड़ा तो मेरा सहारा बन। पिताजी आप इतने सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन आपको कभी फायदा नहीं होता, सिर्फ खेतों में घाटा ही होता है। इतने साल खेती करने से आपको मिला ही क्या? कुछ नहीं ना। आपने बस इतने पैसे कमाए जितना इस घर को जरूरत है। हमेशा मेरी इच्छाएं मारी, यहाँ तक कि आपने अपनी भी इच्छाएं मारी, लेकिन मैं ऐसा नहीं बनना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कमाई से आपका और माँ का ख्याल रख सकूं, अपने होने वाले बच्चों की ख्वाहिशें पूरी कर सकूं। इसीलिए मैं तो मैगी ही बेचूंगा। वाह वाह बेटा, आज तेरे मुंह से सुनकर मेरा सीना गर्व से चौड़ा हो चुका है। देख रही हो भाग्यवान, किस तरह तुम्हारा लाडला बेटा मुंह चला रहा है। इसकी जुबान नहीं बल्कि कैंची बन चुकी है जो खचाखच चल रही है। उन दोनों की बहस सुनकर शिवम की माँ कहती है, अजी आप क्यों उसके पीछे पड़े हैं? बच्चा है, धीरे धीरे सीख जाएगा। अब उसे खाना खाने दोगे या नहीं? अब ये बच्चा नहीं रहा, बड़ा हो चुका है। अगर अभी अपने बारे में नहीं सोचेगा तो कभी नहीं सोच पाएगा। इसके भले के लिए समझा रहा हूँ, लेकिन यह है कि मेरी एक सुनने को राजी नहीं। पिता की बात सुनकर अब शिवम को गुस्सा आ जाता है और वो बिना खाना खाए ही वहाँ से चला जाता है। ये देख शिवम की माँ भी उदास हो जाती है। ऐसे ही समय बीत रहा था। शिवम लगातार अपनी मैगी का स्टॉल लगा रहा था, लेकिन उसके स्टॉल पर मैगी कुछ ज्यादा नहीं बिकती थी। ऐसे एक दिन की बात है, शिवम अपने घर वापस आया तो उसकी माँ उसके पिताजी से कह रही थी, अजी आपने साहूकार से बीज खरीदने के लिए पैसा तो ले लिया, परंतु आपको उन पैसों को वापस भी तो करना चाहिए ना। आज साहूकार आया था, वो कह रहा था कि अगर जल्दी हमने उसके पैसे वापस नहीं किए तो अच्छा नहीं होगा। हाँ हाँ भाग्यवान, मैं जानता हूँ। इसीलिए तो तुम्हारे बेटे से कह रहा हूँ कि उसे मेरे साथ खेतों में काम करना चाहिए, ताकि हम साहूकार का कर्ज जल्द से जल्द लौटा दें, वरना भगवान ही जाने वो हमारे साथ क्या करेगा। पिता की बात सुनकर शिवम एक बार फिर से भड़क जाता है और अपने पिता की बात काटते हुए माफ करना पिताजी, पर हर बात घूमकर फिर मुझ पर ही क्यों आ जाती है? मैं अपनी मैगी का स्टॉल ही चलाऊंगा और मुझे यकीन है कि एक दिन मैं अपने स्टॉल से ढेर सारे पैसे कमा लूंगा। तब तक तो साहूकार हमें धक्के मारकर इस घर से निकाल देगा। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। कल से तू मेरे साथ खेतों पर काम करने चलेगा, बस बात खत्म। तो आप भी सुन लीजिए पिताजी, मैं आपके साथ खेतों में काम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं आपकी तरह किसान नहीं बनना चाहता। अरे किसान बनकर आपने कर ही क्या लिया है? बदतमीजी की भी हद होती है नालायक।
ना तो तू कुछ काम धंधा करता है और ना ही 2 पैसे घर में देता है, ऊपर से घर के पैसे अपनी मैगी के स्टॉल में लगा रहा है। अगर तू मेरे साथ कल से खेतों पर काम करने नहीं गया तो तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। निकल जा मेरे घर से। हाँ जा रहा हूँ, लेकिन मुझे मेरे मैगी के पैकेट चाहिए, क्योंकि इन्हीं से मैं अपना कारोबार शुरू करूंगा और देखना एक दिन मेरा काम बहुत अच्छा चलेगा। ये ले उठाओ और निकल यहाँ से। बाप बेटे की बहस इतनी बढ़ जाती है कि शिवम के पिताजी उसे घर से धक्के मारकर निकाल देते हैं। शिवम घर से बाहर आते समय अपने मैगी के पैकेट उठा लाया था। अब वो अपनी मैगी के पैकेट को देखकर सोचता है, अरे मैं मैगी के पैकेट तो उठा लाया, लेकिन इसे बनाने के लिए कढ़ाई, चम्मच, गैस और प्लेट तो मैंने रखी नहीं। और अगर ये सब लाने में घर वापस गया तो इस बार तो पिताजी मेरी पिटाई कर देंगे। इससे तो अच्छा है कि मैं गांव के कबाड़ी के पास जाता हूँ और उससे सब सामान उधार में खरीद लेता हूँ। और यही सोचकर शिवम गांव के कबाड़ी के पास जाता है और कहता है, बंटी भैया, मुझे पुराने कढ़ाई, चम्मच और पुराना स्टोव चाहिए। क्या मुझे सारी चीजें उधार मिल सकती हैं? शिवम, तेरी मैगी का स्टॉल तो चलता नहीं है, तू उधार कहाँ से चुकाएगा? देख भाई, मैं तुझे उधार में तो कुछ नहीं दे सकता, लेकिन हाँ, तू मेरे कबाड़ में सारा दिन काम कर, शाम को तुझे पैसों के बदले में सब कुछ दे दूंगा। अब शिवम बंटी भैया को हाँ कर देता है और वो उनके कबाड़ में काम करने लगता है। शिवम कबाड़ को छांट कर अलग कर रहा था, तभी उसने एक बर्तन अपने पीछे की तरफ फेंका। बर्तन पीछे रखे आईने से टकराया और आईना टूट गया और टूटे हुए आईने से एक रोशनी निकली। थोड़ी देर में वहां पर एक सुंदर परी खड़ी थी। शिवम उसे देखकर चौंक जाता है और कहता है, कौन है आप? मेरा नाम परी नताशा है। मुझे जादूगर ने आईने में कैद कर दिया था और आज तुमने आजाद कर दिया, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहती हूँ। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? वैसे तो मेरी कुछ खास ख्वाहिश नहीं है, पर मेरे पिताजी मुझसे अपने खेतों में काम करवाना चाहते हैं और मैं मैगी का स्टॉल लगाना चाहता हूँ, तो मुझे यही वरदान चाहिए। पर मैं जानता हूँ कि ये मुमकिन नहीं है, इसीलिए आप चले जाइए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। परी शिवम की बात सुनकर मुस्कुराती है और कहती, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो। ऐसा कहकर वो गायब हो जाती है। गुस्से में घर से बाहर तो आ गया, लेकिन अब लगता है कि मुझे पिताजी से माफी मांग लेनी चाहिए और उनके खेत में ही काम करना चाहिए। किसी बहाने कर्ज भी कम हो जाएगा और पिताजी का गुस्सा भी। यही सोच शिवम अपने पिताजी के खेतों पर जाता है और उनसे कहता है, लाइए पिताजी, मैं आपके साथ खेतों में काम करवा लेता हूँ। वैसे तो शिवम के पिताजी बहुत गुस्सा थे, लेकिन जब वो शिवम को देखते हैं कि वो उनकी मदद कर रहा है तो उनका गुस्सा छूमंतर हो जाता है और शिवम के पिताजी बहुत खुश हो जाते हैं। अब शिवम और उसके पिताजी दोनों मिलकर खेतों में काम करते हैं और घर आ जाते हैं। अगले दिन जब वे दोनों अपने खेतों पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि खेतों में मैगी के पेड़ उगे हुए थे और उसमें बहुत सारी मैगी के पैकेट फले हुए थे। ये देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन शिवम के पिताजी आश्चर्य से पूछते, ये चमत्कार भला कैसे हो गए? ये चमत्कार उस परी के वरदान से हुआ है पिताजी। शिवम अपने पिताजी को सारी बातें बताता है। माँ जी, बड़ी जोरों की भूख लगी है, चलिए अब पहले कुछ खा लेते हैं। मेरा तो मैगी जैसा कुछ खाने का मन कर रहा है और मुझे तो अब उसकी खुशबू भी आने लगी है। बहू, तुझे मैगी की वो खुशबू वहाँ से आ रही है। वो देख वो ठेला, दोनों सास बहू सिर्फ 5 रुपए में मैगी बना कर देती हैं। क्या सिर्फ 5 रुपए में? भला ऐसा भी क्या है इसकी 5 रुपए की मैगी में? ऊपर से भीड़ तो देखो कितनी लगी है। हाँ, मैंने भी इनका नाम ही सुना है। चल आज चल कर खा भी लेते हैं। दोनों सास बहू उस मैगी ठेले के पास जाती हैं और उनसे एक एक प्लेट मैगी लेती हैं। वो जैसे ही मैगी का पहला निवाला मुंह में डालती है तो उसका टेस्ट भूल नहीं पाती। ओह वाह, सचमुच ये मैगी तो कितनी टेस्टी है। इट्स रियली वेरी ऑसम। इट्स मच बेटर देन 5 स्टार होटल मैगी। उसकी बात सुनकर उस ठेले पर काम कर रही बहू प्रीति उससे कहती है, थैंक यू सो मच मैडम फॉर योर अप्रिसिएशन। ओह वाह, तुम तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश बोलती हो। मतलब तुम पढ़ी लिखी हो तो फिर ये सब काम क्यों कर रही हो? तभी प्रीति की सास जानकी जो उसके बगल में ही खड़ी थी नितिका से कहती है, बेटी ये तो मेरी बहू की मजबूरी है, नहीं तो ये तो अच्छी पढ़ी लिखी लड़की है। कैसी मजबूरी? दरअसल मेरे पति को जुए की बुरी लत लग गई थी। एक रोज जब हम सब घर में थे तो मेरे पति भागते भागते मेरे पास आए। प्रीति, मुझे वो तुम्हारे कुछ गहने चाहिए होंगे। गहने? लेकिन क्यों? क्योंकि मैं उन गहनों को इन्वेस्ट करना चाहता हूँ, फिर हमारा खुद का कोई काम शुरू करना चाहता हूँ ताकि फिर हमें पापा की पेंशन पर ही गुजारा ना करना पड़े, और मैं अपने घर वालों की सारी शिकायतें भी खत्म कर दूंगा। ये तो अच्छी बात है जी, आप रुकिए, मैं अभी अपने गहने लेकर आई। प्रीति गहने लाकर अपने पति को दे देती है। ये लीजिए जी, भगवान करे आपका बिजनेस तरक्की पर पहुंचे
अपने पति पर भरोसा कर वो उसे गहने दे देती है। नितेश वो गहने लेकर चला जाता है और शाम तक घर नहीं लौटता। लेकिन शाम को कुछ गुंडे उनके घर आते हैं और सामान उठाकर फेंकने लगते हैं। अरे ये क्या कर रहे हो तुम लोग, और ये हमारा सामान यहाँ से उठाकर क्यों फेंक रहे हो? ए चुप कर बुढ़िया, तेरा बेटा ये घर जुए में हार चुका है, साथ ही उसने हमारे 4 लाख रुपए भी देने हैं। उसको बोल जल्दी से हमारे पैसे हमें दे। ए भगवान, हमारा बेटा जुआरी निकला, उसने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मैंने तुमसे पहले ही कहा था उस नालायक से इतनी संस्कारी लड़की की शादी मत करवाओ, लेकिन तुम सुनती कहाँ हो। इसमें किसी का क्या दोष बाबूजी, ये तो मेरी किस्मत थी। चलिए अब हमें ये घर छोड़ना होगा। वो बैग उठाकर सड़कों पर भटकने लगते हैं। सड़क पर पटरी किनारे काफी गरीब लोग लेटे हुए थे, तो वहीं कुछ न कुछ छोटा मोटा सामान बेचकर वो गुजारा भी कर रहे थे। भगवान ने ऐसा नालायक बेटा दिया जिसके कारण हमें बुढ़ापे में ये दिन देखने पड़ रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कोई उस जैसी सामने वाली लड़की की तरह कोई होनहार लड़की दे देता, जो छोटा मोटा काम करके अपने परिवार का पेट तो पाल रही है। समझ नहीं आ रहा अब हम कहाँ जाएंगे। अगर आप दोनों को ऐतराज ना हो तो हम मेरे मायके चले। माँ बाबूजी के मरने के बाद वो घर खाली पड़ा है। उनकी इकलौती संतान होने के नाते मैं ही उनकी बेटा और बेटी थी। उस घर में रहेंगे तो मुझे लगेगा मेरे माँ बाबूजी के साथ ही रह रही हूँ। ठीक है बेटी, अब हमारे पास और कोई चारा भी नहीं है। अब वो अपने सास ससुर के साथ अपने मायके के कच्चे घर में रहने लगती है। प्रीति के ससुर की पेंशन बहुत कम थी, जिससे घर का गुजारा चलना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से बुढ़ापे में दवाइयों का खर्चा वो अलग। मेरी पेंशन भी बहुत कम है, अब इतनी कम पेंशन में हम घर कैसे चलाएंगे। अब मुझे ही कुछ न कुछ करना होगा। फिर प्रीति नौकरी की तलाश करने जाती है, लेकिन एक्सपीरियंस न होने के कारण उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। एक रोज जब वो घर लौट रही होती है, तभी उसकी नजर सड़क किनारे खड़े ठेले वालों पर जाती है। ये आइडिया मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया, लेकिन यहाँ तो मोमोज समोसे पकौड़े के ठेले हैं, फिर मैं कौन सा काम शुरू करूँ। वो ये सोच ही रही थी कि तभी उसकी नजर एक बच्चे पर जाती है जो अपनी माँ से मैगी खाने की जिद कर रहा था, लेकिन बाजार में कोई ठेला न होने के कारण वो मैगी नहीं खा पाता। प्रीति अब मैगी का ठेला खोलने की सोचती है। अब वो थोड़े से पैसे उधार लेकर खुद का मैगी का ठेला खोल लेती है, जिसमें वो मिक्स वेज मैगी, मसाला जीरा की छौंक वाली मैगी, ऐसी कई तरह की मैगी बनाकर बेचती है। उसकी मैगी की कीमत अलग अलग होती है। गर्मा गर्म मैगी सुनकर लोग उसके पास आने लगते हैं, जिससे उनकी आमदनी होने लगती है। लेकिन एक रोज प्रीति की नजर एक गरीब बच्ची पर जाती है जो दूर से खड़े होकर मैगी को देख रही थी। प्रीति उसके पास गई तो वो अपने हाथ की मुट्ठी खोलकर 5 रुपए आगे बढ़ाती है। मेरे पास तो सिर्फ 5 रुपए हैं, क्या आप इसमें मैगी दे देंगी? उसकी बातें सुनकर प्रीति की आंखों में आंसू आ गए और अब उसने फैसला किया कि वो 5 रुपए में मैगी बनाकर बेचेगी, ताकि गरीब लोग भी उसकी मैगी का स्वाद चख सके। उस दिन के बाद दोनों सास बहू ने 5 रुपए में मैगी बेचना शुरू कर दिया। अब तो उनके ग्राहक और भी बढ़ गए। अरे वाह, 5 रुपए में मैगी, चलो चलकर खाते हैं। अब कम से कम हम गरीबों को भी ये खाने को मिलेगी। अब वो अच्छी कमाई करती है। बस बहन, उसी दिन से हमने ये काम शुरू कर दिया। तुम्हारी मैगी का स्वाद तो बहुत ही अच्छा है। लगता है मुझे जिसकी तलाश थी वो मुझे मिल गई। क्या मतलब? मतलब मेरा शहर में एक बहुत ही बड़ा होटल है और उसमें मुझे मैगी नूडल्स बनाने के लिए कुक की जरूरत थी, इसीलिए मैं इस गांव में आई थी। तो क्या तुम मेरे उस होटल में मैगी बनाने का काम करोगी? इसके बदले तुम्हें महीने की 30,000 रुपए सैलरी दूंगी और रहने के लिए जगह अलग से। कहो तुम्हें ये ऑफर मंजूर है? ऐसा ऑफर कौन नहीं पाना चाहेगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं किसी की नौकरी नहीं करना चाहती, इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो भी प्रॉफिट होगा उसका 50-50% शेयर करेंगे। साथ ही मैं अपने सास ससुर को अपने साथ ही रखूंगी, क्योंकि इनके अलावा मेरा कोई नहीं है। सच में तुम बहुत ही स्मार्ट हो, तुम्हारे साथ काम करने में मजा आएगा, मुझे ये शर्त मंजूर है। फिर बहुत जल्द प्रीति शहर शिफ्ट हो जाती है और नितिका के होटल में काम करने लगती है, जहाँ वो और भी 3 गुना ज्यादा कमाई करने लगती है। अब वो अपने सास ससुर के साथ खुशी खुशी अपना जीवन बिताती है। Thanks for watching.